हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एक बहुत ही बड़े टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक व्यूअर हो, या आप किसी भी तरह से स्टूडेंट से जुड़े हो, आपके आसपास में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है अभी, ठीक है, कॉलेज में है, किसी स्कूल में है, तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, उनको भी जरूर देखने के लिए बोलें, क्योंकि ये टॉपिक सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है क्या? तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम एग्ज़ाम देकर आते हैं, ठीक है। जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारी एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि भैया हमारा नंबर निकले, रिजल्ट आए, और रिजल्ट आने के बाद हम पास हों, अच्छे नंबर आए। बट आपने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से किया है, साल भर आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है, और एंड द रिजल्ट ये आता है कि आप एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा लिख कर आते हो और आप फेल हो, ठीक है। आप क्या हो गए? फेल हो गए। तो फिर आप क्या करोगे? आपका मोटिवेशन कैसा होगा? उसके बाद आपका स्टेप क्या होगा? ये रहता है। और जब आप आंसर सीट निकलवाओ कि भैया मैं तो बहुत अच्छे से तैयारी किया था, साल भर पढ़ा, ठीक है, घर वालों को भी पता है कि आपने साल भर पढ़ा, ट्यूशन्स को ज्वाइन किया, नोट्स बनाए, जो भी करना था ना, जिस हद तक जाना था आपने सब कुछ किया, और आपने क्या किया? अब आंसर सीट निकलवाया कि मैं क्या फेल क्यों हो गई, कहाँ पे रह गया, किस कारण से रह गया। तो आप जब चेक करते हो तो पता चलता है कि यार आपने तो आंसर बहुत अच्छा लिखा है, उसमें तो फेल होने लायक गुंजाइश ही नहीं है, और आप उसको रीचेकिंग के लिए डालते हो कि भैया दोबारा से चेक करो, कहीं पे गलती तो नहीं हो गई। तो दोबारा जब चेक करते हैं तो आपके नंबर सीधा डबल हो जाते हैं। अगर आपके नंबर 36 हैं तो 36 से सीधा 67 हो जाते हैं। ये मैं सिर्फ ऐसी हवा हवाई बातें नहीं कर रहा। एक स्टूडेंट का आंसर सीट आपके सामने है, स्क्रीन पर है। हम उस आंसर सीट को डिटेल में एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि कैसे उस स्टूडेंट का नंबर 36 था, 36 से कैसे 67 हो गया। एक स्टूडेंट के लिए मैंने कभी कहीं पढ़ा था कि एक स्टूडेंट से अगर आप पूछोगे उसका सबसे बेसकीमती चीज़ क्या है, तो वो बताता है कि उसका 365 दिन, एक साल, उसकी जो वैल्यू होती है ना, एक साल की जो वैल्यू होती है कि स्टूडेंट से अच्छा कोई नहीं जानता। जब वो एक एग्ज़ाम के अंदर हम फेल हो जाता है और पूरा 365 दिन उसको दोबारा से रिपीट करना होता है, तो उस स्टूडेंट से पूछो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 ईयर, वो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता सकता है। और आप खुद भी एक स्टूडेंट हो, आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल से समझेंगे, क्या है, कैसे है, क्यों है, किस कारण से हुआ, कहाँ पे गलती रहती है, और क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी को इसके बारे में जानना। अगर आप सभी के साथ ऐसा होता है, या फिर आप इग्नू के स्टूडेंट हो, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आप कैसे उससे बच सकते हो, कैसे उससे बाहर आ सकते हो, क्या करना चाहिए था, क्या करना है, ठीक है, क्या करोगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई होप सो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो दोस्तों, ये इग्नू की ऑफिशियल सीट है जो आपको एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए मिलता है, आंसर सीट, ठीक है। अगर आप नंबर कम आते हैं या कुछ ही किसी कारण से आपको लगता है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे गलत चेकिंग हुआ है, तो आप इग्नू के अंदर में रीवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हैं, रीचेकिंग के लिए डाल सकते हैं, और आंसर स्क्रिप्ट उसको निकलवा सकते हैं PDF फॉर्म में, ठीक है। ये ऑप्शन इग्नू के अंदर में मिलता है। इसके लिए हमें ऑलमोस्ट 800, 850 या 900 के करीब में पे करना होता है। जो आंसर सीट के लिए होता है स्पेशली 100 रुपीज़ का अलग से चार्ज देना पड़ता है, जो सॉफ्ट कॉपी आपकी स्क्रीन पर है, इस तरह की सॉफ्ट कॉपी के लिए, और बाकी कुल मिलाकर 900 रुपये या 850 रुपये करीब में हमें देना होता है, ठीक है। अगर आप कभी भी अप्लाई करोगे तो आपको इतना फी पे करना पड़ेगा। एक स्टूडेंट का ये आंसर सीट है जिसने मुझे कुछ समय पहले कॉन्टैक्ट किया। तो कॉन्टैक्ट करने का 2 रीज़न था। पहला रीज़न ये कि फर्स्ट ईयर में भी उस स्टूडेंट ने हमारे दीन अब के चैनल पे ही पढ़ा, ठीक है, MA हिस्ट्री का स्टूडेंट है, और दीन अब के थ्रू पढ़ने के बाद उसके नंबर अच्छे थे, ठीक है, नंबर अच्छे थे, मतलब वो नंबर अच्छे कहने मतलब कि एक्सेप्टेबल नंबर थे, कि हाँ जितना तैयारी किया वो मतलब वो एक्सेप्ट भी कर रहा था स्टूडेंट कि सर मैंने इतना ही तैयारी किया इतने टाइम में और मेरे नंबर में खुश हूँ। पर सेकेंड ईयर के अंदर में उस स्टूडेंट ने अच्छा तैयारी किया पर उसके नंबर कम आए, और एक सब्जेक्ट में नंबर कम आने के साथ साथ एक सब्जेक्ट में क्या होगा, फेल हो गया, ठीक है। तो अब उसके लिए माइंडसेट ख़राब किया, यार फेल कैसे हो गया। तो उसने मुझे दूसरा रीज़न ये था कांटेक्ट करने का कि सर मैं फ़ेल हो गया, अब मैं क्या करूँ, ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है फेल, ये आप मुझे बताओ। तो मैंने उसका आंसर सीट चेक करने की कोशिश करी, चेक किया, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं आप सब बच्चों से सीखा हूँ जितना, उसके बाद मुझे लगा यार यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती है। और कुछ टाइम बाद जब आंसर सीट अपडेट हुआ, रिजल्ट अपडेट हुआ, तब उसका नंबर 36 से सीधा 67 हो गया। देखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल इसका काउंटिंग भी कर रखे है कि कितना कितना नंबर मिला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 8 नंबर मिले हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 8 नंबर मिले हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 8 नंबर मिला है, क्वेश्चन नंबर 9 में 2 नंबर मिले हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में 10 नंबर मिला है, ठीक है। अब 10 नंबर इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट में आंसर था, तो 5-5 नंबर दोनों में दिया गया है, ठीक है, क्योंकि टिप्पणी बेस्ड क्वेश्चन था 10वां, इस कारण से। सब्जेक्ट क्या है, तो MA हिस्ट्री का सब्जेक्ट है और MHI 06 इसका सब्जेक्ट कोड है,
ठीक है। और कब एग्ज़ाम हुआ, तो मंडे को एग्ज़ाम हुआ 12 दिसंबर 2022 को, मतलब आज से दिसंबर वाले टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं, जब दिसंबर वाला एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम हुआ था तब की। और अभी कुछ समय पहले ही रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट का मैं डेट भी दिखाऊंगा आपको कब आया था। फाइनल मार्क्स कितने में दिखाए गए आंसर सीट पे, तो 36। अब यहाँ पर किसकी गलती है, बच्चे की, कि बच्चा ने सही से नहीं लिखा आंसर सीट। पर बच्चे का आंसर सीट तो देखने के बाद लग रहा है कि उसने सही से लिखा, तो किसकी गलती है। अगर बच्चा रीवैल्यूएशन के लिए नहीं डालता, जो स्टूडेंट है वो रीवैल्यूएशन के लिए नहीं डालता, रीचेकिंग के लिए नहीं डालता, आंसर सीट नहीं निकलवाता, ठीक है, तो वो बच्चा तो फेल होता, उसका पूरा साल बर्बाद हो जाता। उस पूरे साल की भरपाई कौन करता, ठीक है। पूरे कोर्स की जो कीमत है ना, पूरे एमए हिस्ट्री आप करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोनों साल का ना 12 से 15 हज़ार रुपये लगना है, पर एक साल की कीमत कहीं ज़्यादा है, 12-15 से कहीं ज़्यादा, एक पूरे, मतलब उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कितनी कीमती है। पर एक गलती कहाँ पे किसकी गलती है, किस कारण से हुआ, और एक गलती से पूरे 365 दिन बर्बाद हो जाते हैं। और देखो, हर बच्चा, जैसे ये जिस स्टूडेंट का आंसर सीट है उसने थोड़ा समझदारी दिखाया, जो भी था, ठीक है, उसने अपना आंसर सीट डाला रीचेकिंग के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए, और आंसर सीट निकलवा लिया, तो उसका नंबर अपडेट हो गया। पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पैसे नहीं है कि वो रीचेकिंग के लिए डाल सके। 900 रुपये एक सब्जेक्ट का, पर सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट है तो 900 रुपये चाहिए, पैसे नहीं है भैया। दूसरा क्या होता है, कॉन्फिडेंस। सबसे मेन चीज़ तो ये होता है कॉन्फिडेंस, कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो आंसर लिखा है उसके अंदर में इतने नंबर मिलने चाहिए, तो 4-5 आंसर आपने इतने इतने नंबर के बनते हैं, तो मतलब आपके टोटल ऑलमोस्ट इतने नंबर बनने चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर तो आप फेल हो, ठीक है। मतलब आप लक के भरोसे चल रहे हो कि अगर पास हो गया तो ठीक है, कॉन्फिडेंस तो है नहीं कि मैं रीचेकिंग के लिए डाल सकूं, किसी को चैलेंज कर सकूं कि नहीं मैंने ये लिखा था, इतना नहीं, इतना मिलना चाहिए था, और इसके कारण से पूरा साल बर्बाद हो जाता है। कितने सारे बच्चे होंगे ऐसे जो सोसाइटी को फेस नहीं कर पाते होंगे, एजुकेशन को बीच में छोड़ देते होंगे, या घर वाले पढ़ने नहीं देते होंगे, या फिर सुसाइड अटैम्प्ट करते होंगे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आप अगर ध्यान से सोचो, ज़्यादा सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ये तो मैंने आपको फ्रंट पेज बताया कि 36 नंबर आया, क्या सब्जेक्ट था, किस तरह से था, ठीक है, डेट वेट आपको सब कुछ बता दिया। अब हम आते हैं इसके रिजल्ट पे। ये उस स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड है, रिजल्ट है, जो हम ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ तो ये पहला रिजल्ट है जो फर्स्ट ईयर का आया था। जब उस स्टूडेंट ने मुझसे बात किया था तो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के अंदर में यहाँ पर डेट आपको दिख जाएगा, ठीक है, 12/8/2022 का डेट है, ठीक है। और इसके अंदर में आप देखोगे तो इस साइड में असाइनमेंट के नंबर हैं और इस साइड में उसके एग्जाम के थ्योरी के नंबर हैं, 65, 47, 55, 72। तो स्टूडेंट का कहना था कि सर मैंने इतना ही शायद मेहनत किया होगा, उसके हिसाब से नंबर थे, एवरेज थे, ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस साइड में उसके सेकेंड ईयर के नंबर हैं, ये आपके असाइनमेंट के फर्स्ट ईयर के हो गए, और इस साइड में सेकेंड ईयर के नंबर हो गए। अब देखो सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। MHI 03, ठीक है, आपको हिस्टोग्राफी, इसके अंदर में 43 नंबर है। अगर आप MHI 06 की बात करो तो यहाँ पे 67 नंबर अपडेट होने के बाद आए हैं। अपडेट होने के बाद का रिजल्ट है, कब का डेट है, तो 18/5/2023 का, आज से 4-5 दिन पहले का डेट का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले कितने नंबर थे इसके अंदर में, 36 थे, जो आपको मैंने अभी दिखाया, ठीक है। और MHI 09 जो आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उसमें कितने नंबर है, 49 है, और MHI 010 के अंदर में 47 है। अब देखो, अगर इस स्टूडेंट ने जो रीवैल्यूएशन डाला, रीचेकिंग डाला, आंसर सीट निकलवाया, क्यों निकलवाया, क्योंकि वो फेल था, 36 नंबर थे। अगर उसका नंबर 40 होता, क्योंकि एमए में पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, अगर उसका नंबर 40 होते, 41 होता, 42 होता, कुछ भी नंबर होता, अगर वो पास होता किसी भी तरीके से, तो वो शायद कभी भी रीवैल्यूएशन के लिए नहीं डालता। और रीवैल्यूएशन के बाद डालने के बाद क्या हुआ कि उसके 67 नंबर आ गए, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 67 नंबर आ गए, और सबसे ज़्यादा नंबर इसी में है सेकेंड ईयर के अंदर में। क्या पता वो चारों सब्जेक्ट का अगर रीवैल्यूएशन डालता तो चारों सब्जेक्ट के अंदर में 60+ नंबर होते, कोई भरोसा नहीं था, ठीक है। पर चारों सब्जेक्ट के लिए 900 रुपये के हिसाब से 4 सब्जेक्ट का कौन पे करेगा भैया। पहले आप एग्जामिनेशन फी ले रहे हो, वो भी ले रहे हो, ये भी ले रहे हो, और इस तरह से चेक करके आप बोलोगे कि और पे करो, कहाँ से लाएंगे। सभी के मम्मी पापा तो उतने पैसे वाले हैं नहीं, सभी का बैकग्राउंड उतने अच्छे हैं नहीं, ठीक है। सोचने वाली बात है ना एक स्टूडेंट के लिए। और सभी के पास चलो पैसे वाले भी हैं, सब कुछ है, दो चीज़, सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है, कॉन्फिडेंस और फेस करना। लोगों को मोरलिटी डाउन हो जाती है, लोगों की मोटिवेशन आना स्टूडेंट के अंदर में, वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये समझ में आ गया आपको रिजल्ट कार्ड कैसे इसका अपडेट हुआ, क्यों हुआ, और हमने ये भी देख लिया कि क्या स्टार्टिंग में इसका फेस था।
अब हम इसके आंसर सीट की ओर बढ़ते हैं। आंसर सीट कैसे लिखा है, ये आपका पहला क्वेश्चन है MHI 06 का क्वेश्चन आता है पूरा पाषाण समाज के बारे में, कि किस प्रकार का समाज है, किस प्रकार से विस्तार हुआ, इसके बारे में आता है, और क्या साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं उसके बारे में। इस स्टूडेंट की अगर खास बात देखोगे तो जितने भी क्वेश्चंस को इसने लिखा है सभी के अंदर में स्टार्टिंग में इसने प्रस्तावना बेस के साथ में कि भैया क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन ये है, इस तरीके से इसका आंसर लिखना था, इस तरह से उसने समझा कर लिखा, जो बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट की ओर इंडिकेट करता है। ठीक है, तो एक अच्छा इशारा मान के चलते हैं हम इसको। ठीक है, कि पहले बेस हमें क्वेश्चन समझा रहा है कि क्वेश्चन है क्या, उसके बाद में यहाँ पे देखोगे तो अलग से हाईलाइट करते हुए जो भी वर्ड पॉइंट्स यूज़ कर रही है वो दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट्स को औजार हो गए, और जो भी जैसे मान लो पैरा लिख रही है तो उसके अंदर में अगर कोई वर्ड इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हाईलाइट करने की जरूरत है, टीचर को ईजिली नज़र पड़े, उसके लिए अंडरलाइन का भी यूज़ कर रही है। जैसे यहाँ पे देखोगे आकार बहुत बड़े बड़े इस तरह के जो होते थे ना, अंडरलाइन करना, वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहता है आंसर सीट के अंदर में। ये जो भी वीडियोस आप देख रहे हो, जो भी व्यूवर्स अभी देख रहे हैं, तो उनके लिए कि अच्छा ये भी रहेगा कि उनको एक सीखने के लिए मिलेगा कि आंसर लिखना कैसे होता है और कैसे नहीं लिखना होता, क्या करना होता है, ये भी जानने के लिए मिलेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और शेयर जरूर करें। जो भी आपके आसपास में स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो SOL से पढ़ रहे हो, चाहे किसी और यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, उनको जरूर शेयर करें। चलो 10 में से ना 2-4 बच्चों का समझ में आता है कि एक गलती हो गई, पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गलती होती है, और ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स का है जिनका आंसर सीट मेरे पास आया है। ठीक है, 15 में से ना 8 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके साथ ये गलती हुई है और नंबर बढ़े हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे पॉइंट्स उन्होंने बता रखा है, पॉइंट्स को अंडरलाइन कर रखा है और प्रॉपर तरीके से अंडरलाइन करके बताया कि किस तरीके से क्या चीज़ें थी। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, तो अगले पेज के अंदर में थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है, वेट करते हैं अगले पेज की, या फिर चलते हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा, इसमें डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर देखोगे पॉइंट्स में अच्छे तरीके से ब्लैक पेन का यूज़ किया गया है पॉइंट्स को अलग से हाईलाइट करने के लिए, जिससे टीचर को दिक्कत ना हो, टीचर को परेशानी ना हो, इजीली टीचर पकड़ सके कि हाँ ये पॉइंट यूज़ किया गया। अगर सेम पेन से यूज़ करते हैं तो कई बार में कन्फ्यूज़न होता है, अगर सेम पेन से भी कर रहे हो तो आप क्या करो, अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अलग से हाईलाइट करते हुए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर तरीके से पॉइंट्स भी बताए हैं, पॉइंट्स भी अच्छे यूज़ किए हैं। ठीक है, आगे देखोगे तो आगे भी इन्होंने जो आंसर सीट है उनका अच्छे से उपयोग किया है आगे से। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है भारत में द्वितीय नगरीकरण। पहले क्वेश्चन के अंदर में टोटल पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 5 तक इन्होंने पूरा मतलब समझाया, पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 6 तक इन्होंने 4 पेज के अंदर में पहला क्वेश्चन का आंसर दिया है। 500 वर्ड के अंदर में लिखना होता है और ऑलमोस्ट 500 वर्ड कवर करते हैं, 400-450 वर्ड के प्लस में उनका आंसर था। सेकंड क्वेश्चन पेज नंबर 7 से शुरू होता है और पेज नंबर 10 तक चलता है। इसके अंदर में भी देखोगे तो स्टार्टिंग में प्रस्तावना इंट्रोडक्शन के साथ में स्टार्ट हुआ कि भैया प्रस्तावना ये है, इंट्रोडक्शन ये है, और उसके बाद में द्वितीय नगरीकरण की प्रकृति क्या है एक अलग से हाईलाइट करते हुए पॉइंट दिखाते हुए और नीचे पॉइंट्स को बनाना स्टार्ट किया, जिसके अंदर में ब्लैक पेन का यूज़ किया गया और बाकी पैरा दिखाया गया। ठीक है, पॉइंट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि किस तरीके से क्या चीज़ है उसको सही तरीके से बताया गया, जानकारी जो होती है ऑलमोस्ट ट्राई किया गया कि पूरा दिया जाए। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट्स हैं, एक अच्छी चीज़ है, सिंबल है जो एक अच्छे स्टूडेंट्स को दिखाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल हैं, आप अगर इनके आंसर सीट को पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जो ये स्टूडेंट है इसने हमारे दीन हब के जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसके अंदर में भी इस आंसर सीट को शेयर किया था, तो जो बच्चे दीन हब से जुड़े हुए हैं जो व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर में हैं तो वो ईजिली वहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, इनके कुछ मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी सभी के सामने साझा ना की जाए, इसके कारण से मुझे ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है। इनके इनरोलमेंट नंबर, नाम और सिग्नेचर को हाइड करते हुए। इससे पहले भी मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी, बट दोबारा मैंने बनाने की कोशिश करी कि दोबारा कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ में और ऐड किया जाए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे मेन चीज़, ज़रूरी चीज़, कि अगर मान लो अभी एग्ज़ाम होने वाला है 1 जून से, ठीक है 1 जून से एग्ज़ाम होने वाला है, तो किसी स्टूडेंट का नंबर कम आ गया, नंबर कितने आ गए, 34 नंबर आ गए मान के चलो, नंबर कम आए, फेल हो गया स्टूडेंट। फेल क्यों हो गया, क्योंकि भैया पास होने के लिए उसको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, स्कोर कितना करना पड़ेगा, 40 करना पड़ेगा, 40 आएगा तभी पास होगा। आए कितने, 34। अब वो स्टूडेंट करे क्या, तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या फिर वो स्टूडेंट लिख कर नहीं आया अच्छे तरीके से जिसके कारण से फेल हो गया। तो आप क्या लिख कर आए हो ये आपको पता होगा, मैं नहीं जानता, कोई और नहीं जानता। ठीक है, तो आप क्या लिख कर आए हो, आपको कितना कॉन्फिडेंस है ये मैटर करता है। दूसरा चीज़ ये कि अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा लिखा है तो यू शुड गो फॉर द रीवैल्यूएशन, यू शुड गो फॉर द रीचेकिंग, और आपको आंसर सीट अपना निकलवाना चाहिए। 100 रुपये लगता है आंसर सीट निकलवाने के लिए, आपको जरूर निकलवाना चाहिए, जरूर रीचेकिंग के लिए जाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि कितने दिन के अंदर में आप कर सकते हो, तो जब भी आपका रिजल्ट निकले,
जो भी आपका रिजल्ट है ना, जैसे ही आपका निकलेगा ना, तो रिजल्ट निकलने के 30 दिन के अंदर में, 30 दिन के अंदर अंदर में आपको रीवैल्यूएशन के लिए जाना होगा, अगर आप जाना चाहते हो तो। अगर 30 से 31 दिन हो गया तब आप नहीं जा सकते। इग्नू का रिजल्ट निकलने का फॉर्मेट भी थोड़ा अलग होता है। क्या फॉर्मेट होता है, उसका एक एक सब्जेक्ट करके निकलता है। जैसे एक सब्जेक्ट आज निकला ना, तो दूसरा सब्जेक्ट का 15 दिन बाद निकलेगा, तो ऑलमोस्ट 2 महीने भी लग जाते हैं निकलने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता उसके अंदर में। तो 2 महीने लगे हुए हैं, तो ये नहीं कि आपका पहला सब्जेक्ट का 2 महीने बाद तक एक मतलब वो जोड़े के चलेगा। वो पहला सब्जेक्ट अगर 1 तारीख को निकला है, तो अगले 1 तारीख को उसका मतलब अगले 29 तारीख को उसका 30 दिन पूरे हो गए, 30 तारीख को 1 दिन पूरे हो गए, ठीक है, 1 महीना पूरा हो गया। और 1 महीने के अंदर में ही आपको रिवैल्यूएशन के लिए भरना होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 1 महीने का टाइम है, उसके अंदर में ही आपको रीवैल्यूएशन भरना है। दूसरा चीज़ ये कि जब रीवैल्यूएशन आप भर रहे हो, ठीक है, रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आया, तो रीवैल्यूएशन में ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके नंबर इंक्रीज हों, हर बार आपका नंबर बढ़े, ठीक है। गलतियां किस तरह की होती है रीवैल्यूएशन के अंदर में, जिसको टीचर हमेशा सबसे पहले चेक करते हैं। सबसे पहले चेक किया जाता है काउंटिंग मिस्टेक का, जो टोटलिंग मिस्टेक होती है ना, टोटलिंग मिस्टेक की भैया टोटलिंग गलत तो नहीं कर दिया, टोटलिंग मिस्टेक सबसे पहले देखी जाती है। अगर टोटल में गलती नहीं है तब आगे चेक करा जाएगा आंसर शीट का। अगर टोटल में गलती है, टोटल में पता चल रहा है कि अच्छा गलत जोड़ दिया, तब वहाँ पर नंबर दे दिया जाता है। नॉर्मली टोटलिंग में गलती होती है। दूसरा चीज़ देखा जाता है कि किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। अगर मान लो टोटलिंग में गलती थी, गलती से कारण से आपको 34 नंबर मिला है, बाद में चेक किया तो पता चला यार 34 नहीं है तो 13 लिखना था, 34 लिख दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। तो ये भी होने के चांसेस रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने रीवैल्यूएशन के लिए डाला है बहुत शान से कि भैया मैं तो एग्ज़ाम बहुत कॉन्फिडेंस से करके आया था, पूरा ओवर कॉन्फिडेंस है मेरे पास में, नंबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, रीवैल्यूएशन के लिए डाला नंबर बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। नंबर घट भी सकते हैं। अगर आप पास हो और रीवैल्यूएशन के लिए डाल रहे हो तो आप फेल भी हो सकते हो। चलो एक कंडीशन हम देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है, अभी एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल भी आया था, ठीक है, तो उसने मुझे अपना आंसर शीट भी भेजा। वो बोलता है कि मैंने बहुत अच्छे से लिखा, सब कुछ किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप मेरा आंसर शीट चेक करना। इस वीडियो को बनाने के बाद मैं चेक भी करूँगा उसका आंसर शीट, ठीक है। वो पर उसके नंबर जो थे पहले रीवैल्यूएशन से पहले ज़्यादा थे, रीवैल्यूएशन के बाद कम हो गए, ठीक है। तो अब कम क्या हुए, टीचर ने किस हिसाब से चेक किया। कई बार स्ट्रिक्टली चेकर जो टीचर होता है, जो प्रोफेसर होता है, वो ज़्यादा चेक करता है, जिसके कारण से कम आ जाता है नंबर, ठीक है। अब देखो अगर किसी के कम आ जाता है तो अब उसके बाद, या फेल हो गया तब उसके बाद करना क्या है, उसको दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा उसको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन के बाद ही आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन फॉर्म भरकर आगे एग्ज़ाम दे सकते हो। किसी भी सेशन के अंदर में, जो भी करंट सेशन चल रहा होगा, जो भी करंट सेशन में एग्ज़ाम हो रहा होगा, उस सेशन के अंदर में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्जामिनेशन फ़ी लगती है जो देना होता है, और उसके बाद अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो था। और अगर थोड़ी सी लापरवाही हो, ये मेनली पता है क्या प्रॉब्लम कहाँ पे लापरवाही क्या है, कई बार इग्नू जो है सीरियसली होकर चेक नहीं करता एग्ज़ाम को। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में सोल भी, एसओएल के अंदर में भी इस तरह की गलतियां देखने के लिए मिलती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जाते हैं तो उनका अपडेट हो गया, नहीं गए तो वो फेल हो गए। इग्नू के अंदर में भी सेम प्रोसेस चलता है। एक गलती पूरे बच्चे की लाइफ बर्बाद कर देती है, पूरा साल बर्बाद कर देता है। कितने सारे बच्चे होते हैं जो आधे में छोड़ देते हैं एजुकेशन कि यार अब मैं फेल हो गया, छोड़ रहा, मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो ये रहता है। कितने बच्चे मॉरलिटी डाउन हो जाती है, मोटिवेशन नहीं रहता है, यार क्या पढ़ूँ, शायद मेरी गलती होगी, मुझे आता नहीं होगा, इसलिए टीचर ने थोड़ा गलती किया होगा, टीचर को थोड़ा ऐसा डाउट होगा कि नहीं आता, ऐसा मन में सोचने लगते हैं, ठीक है। कितने बच्चे सुसाइड की ओर जाते हैं, कितने बच्चे के मॉरलिटी एकदम डाउन हो जाती है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के हटा यार, काम धंधा कर, चाय बेच ले, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ये सब तो बेकार है। इस तरह की माइंडसेट बन जाता है। तो हमें क्या ज़रूरत है, इसके लिए अवेयर होने की ज़रूरत है। इग्नू को भी इसके लिए थोड़े स्ट्रिक्ट कदम उठाने की ज़रूरत है। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ दोस्तों कि मैं किसी को एडवाइस दे सकूँ, इग्नू जैसे संस्थाओं को या किसी भी को एडवाइस दे सकूँ, बट एक स्टूडेंट होने के नाते, क्योंकि खुद भी मैं इग्नू से पढ़ रहा हूँ अभी भी, ठीक है, मैं भी खुद भी अभी इग्नू से न्यू एनरोलमेंट लिया हूँ अभी मैंने किसी सब्जेक्ट के लिए, तो मैं एक स्टूडेंट होने के नाते रिक्वेस्ट जरूर कर सकता हूँ वहाँ पे, उम्मीद जरूर कर सकता हूँ इग्नू से और बाकी सभी लोगों से कि हमें इसके बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है। इग्नू को इसके बारे में कदम उठाने की ज़रूरत है, स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जिससे आने वाले समय में किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो और उनका जो पूरा साल है वो बच सके, ठीक है, वो अपनी लाइफ को सिक्योर कर सके और आगे अच्छे से पढ़ सके, फ्यूचर को बना सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। बस एक रिक्वेस्ट यही रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके तक लेकर आ सके। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।